एक छोटी बच्ची ऑपरेशन करवाने से डर रही थी तो निये उसके पास आकर उसे सोयाबीन वाली ट्रिक बताते हुए कहता है कि जब तक तुम्हारा ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तब तक ये पूरी तरीके से ग्रो हो जाएंगे। उस छोटी बच्ची को ये सोयाबीन वाला आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जिससे उसका ऑपरेशन वाला डर भी भाग जाता है। निये अपने ऑफिस में आकर एक पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर वो बीमार था। तानजिंग उसे कहती है कि मेरे डैड काफी स्ट्रिक्ट है तो मुझे घर वापस जाना होगा। तो वो कहता है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ नहीं रुक सकती। वो छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता है तो तानजिंग उसे सोयाबीन वाली ट्रिक बताती है एंड कहती है कि जब ये ग्रो हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ये सुनकर निये मान जाता है। सोयाबीन ग्रो हो गया था पर तानजिंग अभी भी नहीं आई थी। वो निये को वहाँ पर छोड़कर चली गई थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। तानजिंग जब कैफे जाती है तो उसका मैनेजर उसे काम से निकाल देता है। वो घर आते आते इन्हीं बातों को सोच रही थी एंड काफी परेशान भी लग रही थी कि वहाँ पर उसके दोनों दोस्त आते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने भी वहाँ से क्विट कर लिया क्योंकि वहाँ का खड़ूस मैनेजर हमेशा ही बेतुके ऑर्डर्स हम पर चलाता रहता है। तानजिंग उनसे कहती है कि तुम लोगों को मेरी वजह से ये करने की जरूरत नहीं थी। तो वो दोनों कहते हैं कि हम अब अपना खुद का कैफे खोलना चाहते हैं। ये जानकर तानजिंग उन दोनों के लिए काफी खुश होती है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जून वहाँ पर आता है। जून को देखकर तानजिंग सोचती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब जून उसे दूसरे सिटी लेकर आया था। जून उससे कहता है कि मैं गरीब हूँ इसीलिए मैं तुम्हें अच्छा घर नहीं दिला सकता पर तुम्हारी केयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तानजिंग उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जून कहता है कि ऐसा मत कहो, तुम मेरे मास्टर की बेटी हो। अब मास्टर इस दुनिया में नहीं रहे तो प्लीज मुझे तुम्हारी केयर करने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगा। प्रेजेंट में जून उससे पूछता है कि तुमने मुझे रिहा कराने के लिए उन लोगों को कितने पैसे दिए और वो सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तानजिंग उसे सच बता देती है कि मैंने निये के पास से पैसे उधार मांगे। ये सुनकर जून को गुस्सा आता है। वो कहता है कि निये ने क्या इतनी आसानी से तुम्हें पैसे दे दिए। तो वो कहती है कि मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। अब प्लीज आगे से तुम कोई भी मुसीबत खड़ी मत करना। तो वो कहता है कि मैं भी पैसे कमाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं, पर मैं क्या करूँ, मैं अनलकी हूँ। अगले दिन हॉस्पिटल में निये को बताया जाता है कि उनकी जो हॉस्पिटल है वो एक रिसर्च करने वाली है और इस रिसर्च का पहला पेशेंट पिंग पिंग बनेगा। उस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर निये को ही इस रिसर्च का हेड बना देते हैं। इस चीज से निये काफी परेशान हो गया था। वो सोचता है कि रिसर्च का पहला टेक एक छोटे बच्चे पर हम कैसे कर सकते हैं। वो इन्हीं सारी बातों को सोच कर काफी परेशान हो रहा था कि सूचना कर उसे कहती है कि आज तुम इतने सैड क्यों हो। तुम्हें देखकर तो मुझे छोटी निये की याद आ गई जो कि इसी तरह से नशे की हालत में बेल्जियम की सड़कों पर पड़ा हुआ मुझे मिला था। निये कहता है कि अगर उस रात तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं तो सच में मर ही जाता। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो वो कहती है कि उस टाइम पर कॉलेज में तुम काफी फेमस थे पर तुमने अपनी एक्स के लिए किसी भी लड़की को भाव नहीं दिया। वो सोचता है कि उस टाइम पर उसके डैड उसे फोर्स कर रहे थे कि वो मेडिकल छोड़कर फाइनेंस की पढ़ाई करे, पर निये नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे एक डॉक्टर ही बनना है। तो डैड कहते हैं कि तुम ये सब कुछ उस लड़की तानजिंग के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि उसके डैड बीमार है। निये कहता है कि ये भी एक रीजन है। डैड को उस पर काफी गुस्सा आता है कि ये मेरी बात मान क्यों नहीं रहा। वो कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, पर आज से तुम्हारा खर्चा पानी बंद। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जब तुम पैसों को लेकर सारी मुसीबतों का सामना करोगे और उसमें असफल रहोगे तब तुम रोते हुए मेरे पास जरूर आओगे। फिर निये घर छोड़ने के बाद तानजिंग के पास आता है। तानजिंग उसे कहती है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हारे डैड सही है, पर देखो तुम्हें मेरे डैड के लिए मेडिकल लाइन चूज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो पसंद है, तुम जो करना चाहते हो वो तुम करो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। निये तानजिंग को कॉल करके रिसर्च के बारे में सब कुछ बता देता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें रिसर्च के पेपर सेंड कर रहा हूँ तो तुम मुझे अपनी ईमेल आईडी भेजो। तानजिंग जब उसे TN फॉरएवर वाली आईडी भेजती है तो 2 सेकंड के लिए वो थमसा जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर शेंग को तानजिंग के बारे में पता लग गया था तो वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसे एक इंग्लिश आर्टिकल पढ़ने को कहते हैं तो तानजिंग ये कर देती है।
उसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये देखकर मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे काफ़ी टैलेंट लगी एंड तुम्हारी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है। तानसिंग उसे कहती है कि मेरे पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है क्योंकि जब मैं बेल्जियम की कॉलेज के 3rd ईयर में थी तभी मैं यहाँ चाइना वापस आ गई थी। कुछ पर्सनल इशू की वजह से अब आप कॉलेज डिग्री के बिना जॉब तो मुझे नहीं दोगे। पर मिस्टर शेंग को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहते हैं कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो और इस जॉब के लिए सूटेबल हो। घर जाते टाइम तानसिंग थोड़ी खुश नज़र आ रही थी। वो सोचती है कि मैंने तुम्हारे लिए इंग्लिश सीखी पर देखो आज वो मेरे काम आ रही है। अगले दिन निये के डैड हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए आते हैं तो कुछ नर्स उसके पास आकर कहती है कि आप तो हमारे प्रिंस चार्मिंग के डैड हो। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि क्या वो कथा इतना ज़्यादा फेमस है? तो नर्स कहती है कि हाँ, हमने तो उसका एक फ़ैन क्लब भी बनाया है। ये जानकर निये के डैड उसके लिए काफ़ी खुश होते हैं। आगे निये को पता लगता है कि उसके डैड को लीवर से कोई प्रॉब्लम है। यह जानने के बाद अपने डैड के लिए निये थोड़ा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ तानसिंग भी कंपनी में काम करने के लिए आ जाती है। सुचिन पहले तो उसे पूरी कंपनी घुमाती है एंड बाद में सभी एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाती है। तानसिंग भी इस जॉब से काफ़ी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि कैफे वाली जॉब से यहाँ पर उसे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। पर अगले ही पल में कंपनी में एक अफवाह फैल जाती है कि तानसिंग और मिस्टर शेन के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है क्योंकि तानसिंग का एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है पर फिर भी मिस्टर शेंग ने उसे अपनी असिस्टेंट बनाया। अगले सीन में तानसिंग निये का दिया हुआ ब्रॉच देख रही थी तो दूसरी तरफ निये वेडिंग रिंग को देख रहा था जो कि उसने बेल्जियम में तानसिंग को देने के लिए खरीदी थी पर वो दे पाता उससे पहले ही तानसिंग उसे छोड़कर चली गई थी। आगे निये से मिलने के लिए उसके डैड आते हैं तो वो लोग सारी पुरानी बातों को भूलकर फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। तानसिंग जून को घर मिलने के लिए बुलाती है एंड कहती है कि कल हम दोनों को हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि डॉक्टर ने हमें सर्जरी से पहले मिलने के लिए बुलाया है। जून कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। वो उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि पिंग पिंग की सर्जरी कम पैसों में हो जाएगी तो ये थोड़े बचे हुए पैसे हैं तो तुम इसे रख सकते हो। जून बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है पर फिर पूछता है कि क्या वहाँ पर निये भी आने वाला है। तानसिंग कहती है कि हाँ, पर तुम इस बात पर ज़्यादा गौर मत करो, डॉक्टर चाहे कोई भी हो पर हमारे बेटे का इलाज तो हो रहा है ना। अगले दिन निये अपने डैड के साथ अपनी माँ की ग्रेव पर गया था। उसके डैड उसे कहते हैं कि अब तुम तानसिंग को भूल क्यों नहीं चाहते और अपने लिए कोई नई लड़की ढूंढो। यहाँ तानसिंग निये का हॉस्पिटल पर इंतजार कर रही थी। जब वो नहीं आता तो वो उसे कॉल करके कहती है कि आज मैंने छुट्टी ली है, मैं दोबारा ये नहीं कर सकती, तो क्या हम आज ही रिसर्च के बारे में बात कर सकते हैं। तो वो अपने पुराने स्कूल उसे बुलाता है। तानसिंग को देखकर उसे छोटी तानसिंग की याद आ जाती है। वो इसमें इतना खो जाता है कि तानसिंग उसे उठाती है एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ से सवाल पूछती है। निये उसके सारे सवालों का जवाब दे देता है कि वहाँ पर जून आता है। जून निये से कहता है कि मैं तानसिंग का हस्बैंड और पिंग पिंग का डैड हूँ। वो उसे पिंग पिंग की कंडीशन के बारे में कुछ सवाल पूछ पाता कि निये उसे कहता है कि मैंने तानसिंग को सब कुछ समझा दिया है तो ये बात मैं दोबारा नहीं बोलने वाला। फिर जून तानसिंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वैसे जून ने कभी भी तानसिंग को टच नहीं किया था पर आज वो निये को दिखाने के लिए उसके काफ़ी क्लोज हो रहा था। तानसिंग जून से कहती है कि पिंग पिंग का इलाज एक रिसर्च के दौरान होने वाला है तो जून से पूछता है कि क्या ये सब कुछ निये करने वाला है। तो वो कहती है कि हाँ, अगर हमने रिसर्च में पार्ट नहीं लिया होता तो हमें 3 लाख भरने पड़ते। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म।